एक्सीलेंस फैमिली में जो फैमिली आपकी लेकर आई है आज आपके लिए बिग सरप्राइज। लेकिन उस बिग सरप्राइज को जानने से पहले एक्सीलेंस फैमिली की पूरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक्सीलेंस फैमिली द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड की है उन सभी पर अपना जो स्नेह दिया, जो सहयोग दिया, उम्मीद करते हैं आगे भी एक्सीलेंस फैमिली इसी तरीके से आपकी हेल्प करती रहेगी और आपका सहयोग स्नेह हमेशा हमारे साथ होगा। अब बात करते हैं आपके बिग सरप्राइज की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सरप्राइज है इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं और उन क्वेश्चन के लिए आपका तैयार होना भी बहुत जरूरी है। पूरी उमंग, पूरे जोश, पूरे उत्साह और पूरे मन से आपको तैयार होना होगा। आपको डरना नहीं है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। वैसे समय तो देखा जाए तो कम ही है, जनवरी और फरवरी 2 महीने ही बचे हैं और मार्च में आपके एग्जाम है, तो भी हमें डरना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जरूरी है कि हम क्या करें, हमारी मेहनत को बढ़ा दे। समय कम है तो उसका मतलब क्या हुआ है, हम हमारी मेहनत को बढ़ाएंगे और हमारी मेहनत से हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट जो है फ्रेंड्स आपकी आएगी 4 नंबर की। ठीक है, जिसमें एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे और 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हो जाती है आपकी 4 नंबर की। अब आपके यहाँ जो 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव भी आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके 2 काम हो जाएंगे। पहला काम, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा जो आपसे पूछा जाएगा, और सेकंड, इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, तो आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो निकाला है हमारी टीम ने, वो हमारा पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को हम सूक्ष्म भी बोलते हैं तथा समष्टि जिसे हम व्यापक बोलते हैं, इन दोनों अर्थशास्त्र में अंतर को लेकर। तो जब आपसे पूछ लिया जाए कि व्यष्टि या समष्टि में क्या अंतर है, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, तो आपको ये आंसर देना है। जब भी आप अपने आंसर की शुरुआत करो तो हमेशा प्रश्न नंबर डाल के आपको इस तरीके से हेडिंग भी डालना चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। व्यष्टि समष्टि बोलता है तो व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिख दो, और सूक्ष्म व्यापक पूछा जाए तो ये इस तरीके से हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला हम जानते हैं यहाँ इसका अर्थ। तो इसके अर्थ में लिखा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ पे हमारा क्या, कि रिक्त स्थान अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में रिक्त स्थान इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। इसी तरीके से व्यापक अर्थशास्त्र में देखो, व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो हमारे यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा व्यापक अर्थशास्त्र में। क्लियर हो गया। सेकंड, विश्लेषण या यंत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव भी बनता है। सॉरी, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है ये यहाँ पर कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र कीमत जिसे मूल्य विश्लेषण से जुड़ा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बनता है फ्रेंड्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का यंत्र है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का यंत्र है तो कीमत लिखोगे तो भी सही होगा और मूल्य लिखोगे तो भी सही होगा। फिर इसको ऐसे भी पूछा जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका विश्लेषण करता है, तो कीमत का या कीमत यंत्र का, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसी तरीके से व्यापक अर्थशास्त्र में व्यापक अर्थशास्त्र आय विश्लेषण से जुड़ा है, तो व्यापक अर्थशास्त्र का यंत्र क्या है, आय विश्लेषण, या व्यापक अर्थशास्त्र किसका विश्लेषण करता है, आय का। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है और डिफरेंस भी आपको पता चल रहा है। थर्ड देखेंगे महत्व, इसमें लिखा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसका महत्व व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान व नीति निर्धारण तक सीमित है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के अध्ययन तक ही सीमित होता है। आगे देखेंगे, यह राष्ट्रीय व
यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों से ही जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत इकाई का इसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो यहाँ देखो, यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्व रखता है। तो यहाँ हमने देखा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा है। यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है। तो व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो जाएगा असीमित। तो यहाँ पर अभी हमने 3 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। पहला हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता, व्यक्तिगत इकाइयों का। और इसी तरीके से समष्टि का, कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। फिर हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया विश्लेषण या यंत्र को लेकर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का यंत्र क्या है, कीमत या मूल्य। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका विश्लेषण करता है, कीमत या मूल्य का। व्यापक अर्थशास्त्र किसका विश्लेषण करता है, या व्यापक अर्थशास्त्र का यंत्र क्या है, आय विश्लेषण। एंड सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा है, सीमित, और व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा है, असीमित। तो पहला क्वेश्चन अगर 2 नंबर में हमसे पूछ लिया जाए कि समष्टि व्यष्टि में कोई 2 अंतर बताओ, तो आप इन 3 में से कौन से भी 2 अंतर बता सकते हो, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप उसका आंसर भी दे सकते हो। तो आ रहा है ना फ्रेंड्स मजा। इसी तरीके से देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पूंजीवादी, समाजवादी व मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर को लेकर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें वो हमसे पूछ सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। क्वेश्चन तो 2 नंबर में ही आ रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर वो इन तीनों का एक साथ अंतर न पूछते हुए नियंत्रित या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में अंतर पूछ सकता है, या पूंजीवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर भी वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन तीनों को लिख दिया कि कभी वो 2-2 करके भी अंतर पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हो, है ना। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कि क्या लिखा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें याद रखना है, सबसे पहली जो अर्थव्यवस्था दी हुई है यहाँ पर, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था जिसे किस नाम से जाना जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उपनाम क्या है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था। फिर पूछ लिया जाए स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक और अर्थव्यवस्था होगी हमारी मिश्रित। ठीक, तो अब देखो पहला इसका अंतर, आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अब अंतर जानने से पहले मैं 2 मिनट में आपको इनका अर्थ बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो समाज के लोगों के लिए चलाई जाती है। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और समाज के लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए इस अर्थव्यवस्था में कार्य किया जाता है। फिर सेकंड आ जाता है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाने वाली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यह स्वतंत्र अर्थव्यवस्था क्यों है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का समावेश होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखो इसका अंतर क्या है, आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण। आर्थिक क्रियाओं पर जब हमने पढ़ा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके नियंत्रण में रहती है, सरकार के, तो आर्थिक क्रियाओं पर सरकार या केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। ऑब्जेक्टिव, समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण रहता है, सरकार का। आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है, बाजार की शक्तियों का। मिश्रित अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का प्रभाव होता है किंतु नियंत्रण सरकार का होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, समावेश, इसलिए यह दोनों से चलती है। सेकंड है आर्थिक निर्णय, डिसीजन कौन लेता है। सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज के लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाती है। तो समाज का कल्याण किस में है, कल्याण का मतलब है कि समाज के लोग किस चीज की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, उस चीज को लेकर यहाँ काम किया जाता है। जबकि स्वतंत्र
बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभार्जन होता है। इसमें लाभ को केंद्र में रखकर निर्णय लिया जाता है। यहाँ मतलब निकल रहा है कि इसमें निर्णय का मीनिंग है कि यहाँ पर लाभ को देखकर ही कार्य करने के निर्णय लिए जाते हैं कि इस कार्य को करने से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इस काम को नहीं करना, और लाभ फायदा हो रहा है तो इस काम को हमें करना है। एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखो, सामाजिक कल्याण तथा लाभार्जन दोनों को ध्यान में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का समावेश है। तो यहाँ पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से ऑब्जेक्टिव हमारे बनते हैं 2 या 3। पहला बन सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? नियंत्रित अर्थव्यवस्था से। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ जाती है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें व्यक्ति काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ठीक है। एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर होता है। या पूछ लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक कल्याण और लाभार्जन दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। अब याद रखना फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बन रहा है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसके अलावा इनमें दो को लेकर अंतर भी पूछ सकता है कि समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताओ, या पूंजीवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताओ, या फिर पूंजीवादी की जगह बाजार अर्थव्यवस्था और नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन दोनों में अंतर बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है। इसलिए पूरे ध्यान से देखो, पूरे कान खोलकर सुनो, ठीक है। एंड आगे देखो, थर्ड है हमारा यहाँ पर अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो दिख ही गया है यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या कितनी पाई जाती है? 3। 1, 2, 3। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर। कौन सी 3 समस्या है यहाँ? देखो, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन तीनों में से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी डिटेल पढ़ते हैं, फिर मैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जा रहा है इसमें, और 100% इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो पहली समस्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए मतलब किस वस्तु को बनाया जाए। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। उपयोग की गई वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाए या पूंजीगत वस्तुएं, उपयोग या फिर आप बोल सकते हो उपभोग की वस्तुएं, मतलब कि उपभोक्ता वस्तु बनाई जाए या पूंजीगत वस्तु बनाई जाए। उपभोक्ता वस्तु हमारे उपभोग में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु, और पूंजीगत वस्तु जो हमारी सहायता करती है, जैसे मशीन है ना। जैसे कि आज मैं एक टीचर को पढ़ाने के लिए मार्कर की जरूरत होती है, जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु जो हमारी सहायता करती है वो पूंजीगत वस्तु, और ऐसी वस्तु जो हमारे उपभोग में काम आती है वो उपभोक्ता वस्तु हो जाती है या उपभोग की वस्तु। तो क्या उत्पादन किया जाए में कौन सी वस्तु बनाई जाए, उपभोग की वस्तु या पूंजीगत वस्तु, मतलब दोनों में से क्या बनाया जाए। तो ऑब्जेक्टिव निकल रहा है कि क्या उत्पादन किया जाए की समस्या एक चयन की समस्या है कि दोनों में से किसका चयन किया जाए। आ गया ना ऑब्जेक्टिव। अब फिर आगे देखो, फिर आगे लिखा है इन दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। जैसे पूंजीगत वस्तुएं, प्लांट एवं मशीनरी अधिक उत्पादन भावी विकास के लिए आवश्यक है। मशीनों का अगर उत्पादन होगा तो भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या का भरण पोषण के लिए जितनी ज्यादा मशीनें होगी उनसे कम से कम समय में उत्पादन होगा और लोगों का भरण पोषण होगा। जबकि दूसरी ओर उपभोक्ता वस्तुएं वर्तमान में उपभोग के लिए आवश्यक है। कल का देख रहे हो, लेकिन पहले आज का तो देखो। अब यदि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वर्तमान पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, और पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो भावी विकास में वृद्धि होगी। अतः ये दोनों समस्या चयन की समस्या है कि उत्पादक सीमित संसाधनों द्वारा किस वस्तु की कितनी मात्रा बनाए। यहाँ पर हम लिख देंगे उत्पादक।
ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑब्जेक्टिव निकलता है यहाँ केंद्रीय समस्या कितनी होती है 3, और क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या किससे संबंधित है, चयन से। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए, चयन की समस्या है। फिर अगला देखेंगे कैसे उत्पादन किया जाए, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किसके लिए पढ़े, वही समस्या है। तो यहाँ पे अब सेकंड देखते हैं कैसे उत्पादन किया जाए। इसमें लिखा है यह निर्णय लेने के बाद कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। पहली समस्या थी क्या उत्पादन किया जाए, पूंजीगत वस्तु को बनाए या उपभोक्ता वस्तु को बनाए। उसने डिसाइड कर लिया कि भाई पूंजीगत वस्तु को बनाओ। अब वो सोच रहा है इस पूंजीगत वस्तु को कैसे बनाऊं, क्योंकि काम दो तरीके से होता है, श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान। श्रम प्रदान का मतलब होता है श्रमिकों से काम करवाना, और पूंजी प्रदान का मतलब होता है मशीनों से काम कराना। अब श्रम प्रदान में क्या होता है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का एक सीमा तक समाधान होता है। और पूंजी प्रदान में क्या होता है, मशीनों से काम होता है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो वो सोचता है कैसे उत्पादन करूं, ये उसके सामने क्या हो गई, समस्या। अब आगे देखो, फिर लिखा है कैसे उत्पादन किया जाए से आशय उत्पादन की तकनीक से है। कैसे उत्पादन किया जाए से आशय है तकनीक से, कि श्रम प्रदान तकनीक को अपनाएं या पूंजी प्रदान तकनीक को। श्रम प्रदान तकनीक का अर्थ है पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग, जबकि पूंजी प्रदान तकनीक का अर्थ है श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक उपयोग। अतः श्रम प्रदान तकनीक रोजगार को प्रोत्साहित करती है, श्रमिकों से काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा, जबकि पूंजी प्रदान तकनीक कुशलता को प्रोत्साहित करती है, कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन होता है और विकास की गति भी तेज होती है, समय धन भी बचता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। अब कैसे उत्पादन किया जाए कि समस्या किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो तकनीक से संबंधित है। कैसे उत्पादन किया जाए कि समस्या तकनीक से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव बन गया। तो कैसे उत्पादन किया जाए इसको भी अलग अलग पूछ लिया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, केंद्रीय समस्या को समझाइए, तो हम लिखेंगे कैसे उत्पादन किया जाए कि समस्या एक तकनीक समस्या है, जिसमें ये देखा जाता है कि श्रम प्रदान तकनीक से काम किया जाए या पूंजी प्रदान तकनीक से काम किया जाए। अगर हम श्रम प्रदान तकनीक को अपनाते हैं तो इसमें लोगों को रोजगार मिलता है, और पूंजी प्रदान तकनीक को अपनाते हैं तो कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन होता है। लेकिन इनके फायदे और नुकसान है। श्रम प्रधान तकनीक बेरोजगारी की समस्या का समाधान करती है, लेकिन समय अधिक लगता है। पूंजी प्रदान तकनीक में क्या होता है, कम समय लगता है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता। तो इन दोनों में से कौन सी तकनीक का चयन किया जाए, किस तकनीक को अपनाया जाए, ये होती है कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या, केंद्रीय समस्या। एंड थर्ड है इसमें किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब समाज में तो दोनों वर्ग है, अमीर और गरीब। तो देखो, वस्तुओं के उत्पादन हो जाने के बाद प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उत्पादित वस्तु की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था में उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए। सीमित संसाधनों के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए वांछित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती। अतः व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था में समाज के दो वर्ग होते हैं। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाए तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है, और अगर उत्पादन धनी वर्ग के लोगों के लिए किया जाए तो लाभ की प्राप्ति होती है। जबकि सरकार को सामाजिक न्याय और लाभ को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। अतः उपरोक्त दोनों समस्या वितरण की समस्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या है, वितरण की समस्या, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए। समाज के दो वर्ग है, धनी और निर्धन। अगर धनी वर्ग के लिए काम किया जाएगा तो पैसा मिलेगा, निर्धन वर्ग के लिए काम किया जाएगा तो क्या होगा, जन कल्याण होगा, दुआ मिलेगी। जबकि सरकार का उद्देश्य है कि ऐसा काम करे कि लाभ भी हो और जन कल्याण भी हो। तो उत्पादित वस्तुओं को धनी और निर्धन दोनों वर्ग में किस तरीके से वितरित किया जाए, ये इसके अंदर जाना जाता है किसके लिए उत्पादन किया जाए में। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गए और इसके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ हमारा अवसर लागत को लेकर। अवसर लागत का अर्थ और इसका महत्व पूछ लेगा। अवसर लागत किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं तो अर्थ लिख देना, और ऐसा पूछ ले जाए अवसर लागत का क्या महत्व होता है तो फिर इसका महत्व समझा देना। तो पहले अर्थ देख लो। अवसर लागत एक अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत होती है। एक का लाभ लेने के लिए दूसरे का त्याग करना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो।
एग्जाम्पल लिखा है, सुरेश के पास नौकरी के 2 विकल्प है, 40,000 रुपए प्रति माह की नौकरी है और 50,000 रुपए प्रति माह की। अब सुरेश क्या है, एक विवेकशील व्यक्ति, उसके अंदर बुद्धि है, तो वो क्या करेगा, 40 बड़े हैं कि 50 बड़े हैं तो 50,000 रुपए की वो नौकरी करेगा। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ पर सुरेश की अवसर लागत 40,000 है, क्योंकि एक विवेकशील व्यक्ति के नाते वह श्रेष्ठ अवसर का चयन करेगा और श्रेष्ठ अवसर 50,000 रुपए प्रति माह है तथा 40,000 रुपए प्रति माह का वह त्याग करता है जो उसकी अवसर लागत मानी जाएगी। जिस अवसर का आप त्याग करते हो उस अवसर को जिस भी अवसर का या जिस भी चीज का आप त्याग करते हो वो आपकी अवसर लागत कहलाती है ना। एक बार फिर देखो, हमने यहाँ पढ़ा है कि एक अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत होती है अवसर लागत। तो जिसका आप त्याग करते हो वो होती है आपकी अवसर लागत। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि सुरेश के पास नौकरी के 2 प्रस्ताव आते हैं, 40,000 रुपए प्रति माह और 50,000 रुपए प्रति माह। तो यहाँ सुरेश की अवसर लागत होगी 40,000, क्योंकि विवेकशील व्यक्ति है, विवेक मतलब बुद्धि, तो 50,000 की नौकरी का चयन कर रहा है और 40,000 का उसने त्याग किया है, तो वो 40,000 यहाँ पर उसकी अवसर लागत है। ठीक है, तो अब इसके महत्व देखो। महत्व में लिखा है, अवसर लागत का विचार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, अतः इसका महत्व निम्नलिखित दृष्टिकोणों से है। पहला महत्व है, अवसर लागतों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। मतलब कि अवसर लागत में विभिन्न वस्तु के मूल्य निर्धारित हो रहे हैं। निर्धारण का मतलब 40,000 की नौकरी कर रहे हो या 50,000 की नौकरी कर रहे हो, या इसी तरीके से इसमें कोई काम भी हो सकता है। जैसे आपको नौकरी के 2 ऑफर आ रहे हैं, आपको कौन सी वाली नौकरी करना है, एक नौकरी करने के लिए दूसरी नौकरी तो छोड़ना पड़ेगा, या आपको सेल्फ का बिजनेस करना है या आपको कहीं पर जॉब करनी है, तो आप एक टाइम में दोनों काम तो नहीं कर सकते हो ना। तो वही बात पूछा जा रहा है कि अवसर लागत से किसी भी बात का निर्धारण हो जाता है, उस बात के संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे वो सेल्फ का बिजनेस करेगा तो जो कुछ वस्तु उत्पादित करेगा उसका मूल्य क्या रखेगा, वो बात कही जा रही है। सेकंड है, इस विचार के आधार पर उत्पादन के विभिन्न संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग हो जाता है। संसाधन का श्रेष्ठ उपयोग से मतलब है कि 2 में से किसी एक का आप चयन कर रहे हो तो उसका सही तरीके से उपयोग हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि आपको घर जाना है, अब आपके पास कार भी है और बाइक भी है, तो आप कार और बाइक को एक साथ चलाओगे क्या, नहीं चलाओगे। अगर आप कार से जाना चाहते हो तो आप बाइक से नहीं जाओगे, तो बाइक क्या हो गई, अवसर लागत। तो आपने कार का चुनाव किया है तो कार का सही तरीके से उपयोग हो रहा है। एंड लास्ट है, अवसर लागत के विचार के अनुसार उत्पादन के किसी भी साधनों को वह न्यूनतम पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए जो उसे किसी भी वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त हो सकता है। अब वो 2 विकल्प में से जिस विकल्प का चयन करता है उस विकल्प से उसे इतना फायदा होना चाहिए कि उसे ये ना लगे कि उसने जो विकल्प छोड़ा है उससे उसे फायदा होता और जिसका चयन किया उससे उसे नुकसान हुआ। तो यहाँ अवसर लागत का अर्थ और महत्व क्लियर होता है। एंड फ्रेंड, अगला है यहाँ पर आर्थिक व अनार्थिक क्रिया में अंतर। सबसे पहले हम देखें यहाँ आर्थिक और अनार्थिक क्रिया कौन सी क्रिया है, मानवीय क्रिया, मतलब मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रिया आर्थिक क्रिया मानवीय क्रिया कहलाती है। मानवीय क्रिया का मतलब मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रिया मानवीय क्रिया होती है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया। अब ऐसा पूछ सकते हैं, आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ होता है, तो हम लिखेंगे ऐसी क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है आर्थिक क्रिया होती है। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं सामाजिक कल्याण के लिए बिना फीस के लिए आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी एक अनार्थिक क्रिया होगी, क्योंकि मैं सेवा भावना के लिए आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर अब मैं आपसे फीस लेके पढ़ा रही हूँ तो वो हो जाएगी आर्थिक क्रिया, क्योंकि यहाँ मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ, यहाँ मैंने पैसा कमाया। कुल मिला के व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जो कार्य करेगा वो आर्थिक क्रिया में आएगा, और सेवा भावना, देश प्रेम की भावना से वशीभूत होकर जो काम करेगा वो अनार्थिक क्रिया के अंदर आएगा। जैसे हमारी मम्मी घर में खाना बना कर देती है हमें, तो ये कौन सी हुई है, अनार्थिक क्रिया, क्योंकि वो हमें प्रेम से खिलाती है, वो हमारी माँ है। अब हमारी मम्मी कहीं दूसरे घर में जाके खाना बनाती है और उसके बदले में वो चार्ज लेके आती है, उनको कुछ सैलरी वहां से मिलती है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, आर्थिक क्रिया हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो अब यहाँ अर्थ क्लियर हो जाते हैं, तो इनके अंतर देखते हैं। अंतर लिखा है, पहला उद्देश्य, ये धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। ऑब्जेक्टिव बनता है, आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है तो धन अर्जित करना या पैसा कमाना। अनार्थिक क्रिया, ये देश प्रेम, सेवा, स्वास्थ्य लाभ, स्नेह, प्रेम के वशीभूत की जाती है, धन अर्जित करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, अनार्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य सेवा भावना या जन कल्याण करना होता है। ठीक है,
आर्थिक क्रिया का उद्देश्य पैसा कमाना, लाभ कमाना। अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य सेवा भावना। अगला देखो पूर्ति, इसमें लिखेंगे हम इन क्रियाओं से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कैसे पूर्ति होती है? व्यक्ति पैसा कमा रहा है, फिर जो पैसा आया उससे उसने अपनी पसंद की कोई वस्तु खरीदी, अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु खरीदी, तो क्या हुआ? आवश्यकता की पूर्ति हुई है। तो आर्थिक क्रियाओं से अर्थशास्त्र का जन्म होता है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आर्थिक क्रियाओं से किसका जन्म होता है? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र मतलब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। और अनार्थिक क्रिया, इनसे मनुष्य की इच्छाओं तथा भावनाओं की पूर्ति होती है। तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया को लेकर ऑब्जेक्टिव बनता है। आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। अनार्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य सेवा भावना। आर्थिक क्रिया से अर्थशास्त्र का जन्म होता है। अब अंतर पूछे या दोनों का अर्थ पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे, तो ये तीनों बातें आपकी क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें नंबर 6, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। मतलब कुल मिला के यहाँ पर हो गए पूरे हमारे 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन में से हमारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा और इसी के साथ हमारे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया यहाँ पर। तो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी हो गए और 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी हो गया। मतलब हमने 4 नंबर की यूनिट फर्स्ट को फिनिश कर लिया। अब कहाँ कर लिया? अभी तो 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो चलो पहले वो पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व को आधुनिक अर्थशास्त्र के 2 भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या क्या है? देखो, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि समष्टि का अर्थ तो हमने पहले पढ़ लिया। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि जिसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो आया फ्रेंड्स आपको ये सभी समझ में? अब अगर आपको इस यूनिट फर्स्ट में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हूं ना, आप मुझे वो क्वेश्चन बताओ, मैं आपको वो क्वेश्चन जरूर समझाऊंगी। और इसी तरीके से यूनिट वाइज क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अपनी एक्सीलेंस फैमिली को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।